ओके स्टूडेंट्स, आज हम मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम में नेशनल इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं, है ना। इनकम मेथड होता क्या है? इनकम मेथड को ये है, इनकम मेथड, इसके दो नाम और है। इनकम मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी कहते हैं और फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। इनकम मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोलते हैं और हम इसे फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम जितनी भी इनकम एक्रू होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, जैसे वेजेस है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट से, उसे हम सबका टोटल कर लेते हैं और इस तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे और डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं NDP एट FC। तो NDP एट FC इज इक्वल टू आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इसके बाद फिर अब हम NNP एट FC यानी नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNP एट FC निकालेंगे। तो NNP एट FC इज इक्वल टू NDP एट FC। अब N फॉर नेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। N फॉर नेशनल, D फॉर डोमेस्टिक। नेशनल कैलकुलेट कर रहे हैं हम, जब डोमेस्टिक निकालेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस हो जाएगा, यानी NFIA प्लस हो जाएगा। इधर भी प्रोडक्ट है उधर भी प्रोडक्ट है, दोनों FC इक्वेशन इक्वल हो गई। अब आती है हमारे पास सबसे पहली चीज़ आई बेटा है ना, ये ख़त्म हुआ। अब पहला पॉइंट आया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये फर्स्ट पॉइंट जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें कौन कौन सी इनकम आती हैं? तो इसमें 3 तरह की इनकम होती है हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। पहली इनकम होती है हमारी वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। कैश में जो वेजेस एंड सैलरीज मिली है वो आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो सीधी बात करना है इसके अंदर, वेजेस एंड सैलरी ऑफ कैश वो सब इसके अंदर आ जाएगा, जो पैसे में हमें मिल रही है। इसमें कौन कौन चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इसमें जैसे वेजेस हो गया, जैसे सैलरी हो गया हमारा, है ना, जैसे बोनस हो गया हमारा, और जैसे डियरनेस अलाउंस हो गया हमारा, कमीशन हो गया हमारा। ये सब आते हैं हमारे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में। सेकेंड आता है बेटे वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। पैसा ना मिलकर किसी और तरीके से मिल रहा है। इन काइंड में कौन कौन सी चीज़ें होती है? जैसे रेंट फ्री होम दे दिया ओनर ने, रेंट फ्री होम दे दिया, जैसे फ्री कार हो गया, फ्री कार हुआ, फ्री मेडिकल हुआ, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, एंड एजुकेशन, मेडिकल एंड एजुकेशन दे दिया। ये सब हमारे कहाँ में आ जाएंगे? ये सब हमारे वेजेस इन काइंड्स में आ जाएंगे। और थर्ड हमारा आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जितनी भी हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, तो वो सब इसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम में काउंट हो जाएंगी, है ना। इसमें कौन कौन सी आती हैं? जैसे प्रोविडेंट फंड मिल रहा है जैसे हमें, है ना, और ग्रेचुइटी मिल रही है हमें। ग्रेचुइटी के अलावा हमें लेबर वेलफेयर फंड है हमारे पास। ठीक है, तो ये सब के सब कहाँ में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे हमारे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या आएगा? वेजेस आएगा, सैलरी आएगा, बोनस आएगा, डियरनेस अलाउंस आएगा, कमीशन आएगा, रेंट फ्री होम आएगा, फ्री कार, फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन आएगा, प्रोविडेंट फंड आएगा, ग्रेचुइटी आएगी, ठीक है, और लेबर वेलफेयर फंड्स, ये सब के सब आ जाएंगे इसमें हमारे। तो इन सबको हम मिलाकर सबको जोड़ देंगे तो मालूम हो जाएगा हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट स्टेप आता हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। सेकेंड पॉइंट आया ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें ध्यान रखना है कि 2 तरह का ऑपरेटिंग सरप्लस होता है हमारा। एक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और दूसरा है इनकम फ्रॉम एंटरप्रीनियरशिप।
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है हमारा रेंट है, जैसे रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है। इन तीन चीज़ों में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से हमें तीन तरीके से कमाई होती है। रेंट मिलेगा हमें, है ना, या तो रॉयल्टी मिलेगी या तो इंटरेस्ट मिलेगा। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से केवल एक ही चीज़ मिलेगी और वो चीज़ क्या है, वो है प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट को भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। प्रॉफिट भी हमारा तीन तरीके से उसको प्रॉफिट को यूज़ किया जाता है ना। अब वो कैसे कैसे करेंगे, जैसे प्रॉफिट में आएगा आपका कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स भी इसे बोलते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा डिविडेंड, जो कंपनी ने प्रॉफिट रिटेन कर रही है। और थर्ड आएगा रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। नहीं, हम कह सकते हैं, मोटा मोटा कहेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट में ये चीज़ आ जाएगी हमारी। तो क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में हमारी क्या क्या चीज़ आएंगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में हमारी आएंगी वेजेस, सैलरी, बोनस में क्या क्या आएगा बेटे, वेजेस, सैलरी, बोनस, डिफेंस अलाउंस, कमीशन, रेंट फ्री कार, फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, है ना, रेंट फ्री होम आएगा, प्रोविडेंट फंड आएगा, ग्रेच्युटी आएगा और लेबर वेलफेयर फंड आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारी चार चीज़ें आती हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आएगा। ये मैंने आपको उसी डिटेल समझा दी कि किस तरीके से इनकम बनती है इसमें। तो ये बात ध्यान रखनी, ये इनकम मेथड का हमारा फॉर्मूला है बेटा। अब इनकम मेथड के प्रिकॉशंस कौन कौन सी है, इसे कैलकुलेट करते वक्त कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी बातों में ध्यान रखना है। तो नंबर 1 है ट्रांसफ़र इनकम। जितनी भी ट्रांसफ़र इनकम होती हैं, जैसे स्कॉलरशिप है, डोनेशन है, चैरिटी है, ओल्ड एज पेंशन है, उन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं होती, इसलिए ट्रांसफ़र इनकम को नहीं लिया जाता, इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जितने भी सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज़ कर रहे हैं हम, उनकी जो इनकम हो रही है उसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम सेल हुई होगी, ओरिजिनल जब सेल हुई थी तब ले ली गई थी, या परचेज हुई तब इंक्लूड करी था हमने, है ना। तो इसलिए इसे हम इंक्लूड नहीं करते बेटे। थर्ड है उसके बाद फिर बेटे, थर्ड पॉइंट आएगा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। जो शेयर एंड डिबेंचर की सेल परचेज है उसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये कोई करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस में कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं और ये सिर्फ पेपर क्लेम्स होते हैं, ठीक है। इसलिए इनका केवल टाइटल चेंज होता है, इसलिए इन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन इन दोनों का जो एजेंट है, जो इन्हें खरीदवा बिकवा रहा है, जो ब्रोकर है, उसके कमीशन को दोनों में लिया जाता है, चाहे वो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज का कमीशन हो, चाहे वो शेयर डिबेंचर की सेल का हो, उसमें कमीशन को लेंगे जो भी ब्रोकर का कमीशन है। नेक्स्ट आता है बेटे विंडफॉल गेंस जितने भी हैं, उन विंडफॉल गेंस को भी, जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी है, हॉर्स रेस है, उन्हें भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये भी किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं होते, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है इनमें भी। नंबर नेक्स्ट है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग। पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, जो पास्ट सेविंग्स हम हो रही, जैसे लाइक डेथ ड्यूटीज़ है, गिफ्ट टैक्स है, इंटरेस्ट है, तो इन्हें भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक बेटा। ये भी नेशनल इनकम में नहीं ली जाएंगी, इनको भी कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि दे आर पेड आउट ऑफ वेल्थ और पास्ट सेविंग्स एंड डू नॉट ऐड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये प्रिकॉशन है जो हमें ध्यान रखनी है ना। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। ये इनकम मेथड था। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से ज़रूर मिलता है 6 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में। एक ही क्वेश्चन होगा और दोनों चीज़ें उसमें हमसे एक क्वेश्चन में कैलकुलेट कराई जाती हैं। तो मैंने इनकम मेथड समझाया, कल की वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। इन दोनों मेथड को पहले बहुत अच्छे से पढ़िए, वैल्यूएटेड मेथड और इनकम मेथड को।